और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4, जिसमें आपको मिलती है प्राइम टाइम के न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज। आज खास क्या है, पहले उस पर एक निगाह। बंगाल में हिंसा के 4 दिन बाद सुलग रही है हिंसा की आग। ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हिंदुओं पर अत्याचार की वास्तविक कहानी। संभल में शाही मस्जिद के बाद अब दरगाह शरीफ पर उठे सवाल और दावा यह भी कि सरकारी जमीन पर यह बना हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है आपके सामने होगा, प्राइम एट 4 रखेगा। इसके अलावा बिहार में क्या कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का समझौता होगा, और लालू ने बैठक में जाने से पहले तेजस्वी को क्या कहा, क्या नसीहत दी, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आज ईडी के 2 एक्शन हुए जिसकी वजह से कांग्रेस में टेंशन हो गई है। पूरा मामला क्या है आपके सामने होगा, लेकिन पहले जरा ये देखिए कि यूपी के संभल में दरगाह शरीफ की जमीन की नामजोख शुरू हो गई है। आरोप है कि दरगाह शरीफ के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इस मामले में सीएम पोर्टल पर एक शिकायत की गई थी, जिसके बाद नोटिस भेजकर दरगाह शरीफ से कागजात मांगे गए थे, लेकिन जब सही कागजात नहीं दिखाए गए तो राजस्व विभाग की टीम पहुंची और पूरे इलाके की जमीन की पैमाइश की गई। यही वो जनेता का दरगाह शरीफ है जिसको लेकर के लगातार जो इस इलाके में विवाद गहराता जा रहा है, कि जहां प्रशासन का कहना है कि राजस्व विभाग में जमीन का रजिस्ट्रेशन है, और वही दूसरी तरफ अब जो यहाँ के जो दरगाह कमेटी के जो लोग हैं उनसे जब हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये वक्फ की जमीन है और उनके पास तमाम कागजात हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से एक बार यहाँ पे एसडीएम पहुंची हैं और साथ ही साथ उनके तहसीलदार भी पहुंचे हैं। अब देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मैं ऊपर भी लेकर चलता हूँ। देखिए ये जो दरगाह शरीफ का जो जगह है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तहसीलदार हैं, वो इस इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि उसके अलावा यहाँ पे राजस्व विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो जांच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मौके पर एसडीएम और तहसीलदार दोनों मौजूद हैं, और यही वो दरगाह शरीफ है जनेता का, जिसको लेकर के मामला जो है वह काफ़ी ज़्यादा गरमाया है, क्योंकि एक शख्स ने जो इसी गांव का रहने वाला है, उसने दरअसल सीएम पोर्टल पर इस बात की शिकायत की कि ये जो ज़मीन जो है और यहाँ पे मुतालबी नहीं है वो जो शख्स यहाँ पे उस मेले का आयोजन करते हैं या फिर जो इसकी देखरेख करते हैं। और ऐसे में प्रशासन जब यहाँ मौके पे पहुंचा तो प्रशासन ने यहाँ पे जांच की तो पाया कि ये जो जगह है ये जो है राजस्व विभाग की। ऐसे में एक बार फिर से पूरी टीम जो है राजस्व विभाग की वो इस पूरे इलाके में छानबीन कर रही है, जो यहाँ पे जो मैप के जरिए यहाँ पर देखरेख कर रही है और ये जाँच करने की कोशिश करेगी आखिर कहाँ तक जो है वो राजस्व विभाग की ज़मीन है। अभी तो पैमाइश हो रही है, पैमाइश की बात पता चलेगा कि क्या निकला। जिस तरह के जो 8-10 पॉइंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जो पूछताछ की गई थी, जब इन्हें नोटिस आया था उसको लेकर कुछ कागजात मिले, हमने पहले बात की, आपने बताया कि उसको लेकर संतुष्ट नहीं है, तो अब आगे की क्या प्रक्रिया होनी है? ऐसा कोई कागज इन्होंने नहीं दिया है जिससे कि ये पता चले कि ये मुतवल्ली हैं। तो जहां तक बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में जमीन का रजिस्ट्रेशन है, दूसरे पक्ष हमने उनसे जब बात की तो उनका कहना है कि उनके पास ये वक्फ की जमीन है, उनके कागजात हैं, तो फिर कहां पर सर ये बीच में कंफ्यूजन? इनकी डिटेल रिपोर्ट जो है डीएम साहब को भेजेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और जनेता दरगाह में चलाई जा रही अवैध क्लिनिक पर भी गाज गिरी है। प्रशासन की टीम ने दरगाह में चलाए जा रहे अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है। एसडीएम और तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने अवैध क्लिनिक को सील किया। जनेता के दरगाह शरीफ मामले में एक और नया बड़ा मामला सामने आया है कि दरगाह कमेटी के जो लोग थे जो देखरेख करते हैं वो इसी घर में रहते हैं। पहले भी जब हमारी बात हुई थी तो साफ तौर पे प्रशासन का कहना था कि यहाँ पर जो है वो क्लिनिक का काम होता है, हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो है लोगों का इलाज के जरिए जो है मुसलमानों का शोषण हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे और उनके साथ एक लंबी टीम थी और जो उन्होंने इसको देखिए इसको सील कर दिया है। ये दरअसल ये वही कमरा है जहाँ पर अंदर में दवाई वगैरह है। मैं आपको अपने वीडियो को तस्वीर दिखाई, देखिए इधर दवाई वगैरह रखी हुई है और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो है अवैध तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने ये सील किया है। तो सील देखिए कि यहाँ पे सील पूरा, यहाँ पे ये देखिए कि जो सामने आप देख रहे हैं ये सील किया हुआ है। यहाँ पर एसडीएम पहुंची थी निधि पटेल जो है और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह दोनों पहुंचे थे वहाँ पर यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, वहाँ पे छानबीन कर रहे हैं। जबकि दूसरे पक्ष से जब हमने इनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उनके जो पिता हैं उनकी मसनद है, लोग यहाँ उनसे मिलने आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो यह कहीं ना कहीं जो है ये गलत हुआ है, जो साफ तौर पे दरगाह कमेटी के लोगों का कहना है। लेकिन एसडीएम और जो प्रशासन है जब यहाँ पे पहुंचे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये अवैध तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है, इसलिए इसको सील किया गया है। यादव और राहुल गांधी की अहम बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई, जिसमें आरजेडी कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में 70 सीटें देने पर सहमत हुई है।
हालांकि सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक बेहद पॉजिटिव रही और 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन के दूसरे दलों लेफ्ट और वीआईपी के साथ बैठक होगी। सूत्र बता रहे हैं कि नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाने पर भी बातचीत हुई है। पिछले दिनों कन्हैया कुमार ने आरजेडी को लेकर तीखी बयानबाजी की थी। 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। सीएम कौन होगा ये हम लोगों की चीजें हैं। और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का एक और विवादित बयान सामने आ गया। आगरा में रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को चेतावनी दे दी। रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। साथ ही कहा अगर ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम हमें जवाब देगा बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने उसका डीएनए जरा बताओ। स्टेशन शुरू हो गया है। इस साल यात्री पवित्र गुफा के दर्शन 19 अगस्त तक कर सकेंगे। इस यात्रा में हजारों लोग जाते हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पवित्र गुफा की यात्रा के रास्ते पर 4 किलोमीटर तक की बर्फ भी हटा ली गई। हिमालय की खूबसूरत वादियों में भगवान शिव की पवित्र गुफा अमरनाथ बालटाल से करीब 14 किलोमीटर दूर है और सर्दियों में ये पूरा रास्ता बर्फ से ढक जाता है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर 5 से 8 और अमरनाथ यात्रा की इसी बर्फ को हटाने की बड़ी चुनौती बीआरओ के सामने होती है। बीआरओ की टीम यहाँ पर पिछले कई दिनों से इसी तरह बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मशीनों से बर्फ को हटाया जा रहा है। आगे मशीनें बर्फ हटाती हैं और पीछे कर्मचारी रोड बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब तक तकरीबन 4 किलोमीटर का रूट क्लियर कर दिया गया है। हम यहाँ पर सर काम कर रहे हैं अमरनाथ ट्रैक पे। हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। 2025 की यात्रा बिल्कुल हम सफल बनाना चाहते हैं सर। हम यहाँ पे सर सवेरे 7 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचते हैं। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं सर। हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स शाना बशाना रहते हैं सर। बीच बीच में मौसम खराब होने की वजह से काम को रोकना भी पड़ता है, लेकिन बीआरओ के कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि यात्रा के शुरू होने से पहले उनकी टीम न सिर्फ पूरे रूट को क्लियर करेगी बल्कि एक सेफ यात्रा के लिए पूरी तैयारी भी की जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। बैंकों में आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह यात्रा परमिट मिल रही है। बालटाल और पहलगाम रूट के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 4 बैंकों में यात्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उनको अपना आईडी प्रूफ देना होगा। यात्रा के लिए उनको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है। 70 साल से ऊपर के लोगों को यात्रा की मनाही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने एडवाइजरी जारी इस बारे में कर दी। और आगे आपको बताऊंगा रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी किस मामले में कर रही है सवाल जवाब। लेकिन अभी देखिए आज की ये अहम पॉलिटिकल खबरें। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी कल बैठक करेंगी। बैठक नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर बवाल मचाए और धर्म विशेष के लोग जमकर हिंसा फैला रहे हैं। वक्फ पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है।
पंजाब में कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनसीपी शरद गुट की कल मुंबई में अहम बैठक होने वाली है। बैठक मुंबई के वाईबी सेंटर में सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में शरद पवार समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बैठक में कुछ युवा नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है। इल्तिजा मुफ्ती ने वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाने का फैसला किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर आज ईडी पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ सुबह 11 बजे से चल रही है। बीच में लंच ब्रेक के लिए रॉबर्ट वाड्रा निकले थे। इसके बाद फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। ईडी ने इससे पहले 8 अप्रैल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा पेश हुए नहीं थे। इसके बाद आज दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन दिया गया था। ये पूरा मामला 2018 का है। हरियाणा के लैंड डील से जुड़ा हुआ मसला है ये। असल में यह मामला यह है कि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जिस मामले में हो रही है, इसमें जमीन खरीद में धोखाधड़ी का आरोप है। वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। कंपनी ने फरवरी 2008 में जमीन खरीदी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ की जमीन थी। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ रुपए में हुआ। कॉमर्शियल लाइसेंस मिलने पर 58 करोड़ में इसको बेच दिया। वाड्रा की कंपनी ने जमीन डीएलएफ को बेची। बदले में हुड्डा सरकार से डीएलएफ को 350 एकड़ मिले। 2018 में गुरुग्राम के खेरकी दौला का केस, ये मामला भी, इसमें भी हुड्डा को आरोपी बनाया गया है। और इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों के हित में बोलने पर दबाव बनाया जा रहा है हम पर। हम लोगों के हित में बोल रहे हैं, इसलिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। हाँ, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है पूरा, और बिल्कुल गलत है। और जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, तो हमें दबाया जाता है। राहुल को संसद में दबाया जाता है, मुझे अपने कार्यक्रम में जो भी मैं करता हूँ उसमें दबाते हैं। इतने सालों से जांच चल रही है, अभी तक जांच में कुछ निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। वो तो ईडी वालों से पूछो ना आप लोग, क्या मिला? में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। 20 साल में कुछ नहीं मिला। प्रूव करो ना, क्या करो भैया कि ये साजिश है? क्या लगता है आपको? साजिश है यार, और क्या है? पॉलिटिकल है, और क्या है? क्या लगता है कि आपको परेशान करने की साजिश सरकार? बिल्कुल। जयपुर में आज ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी जयपुर के सिविल लाइंस में खाचरियावास के घर पर हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उन्होंने छापेमारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे बीजेपी की तानाशाही करार देते हुए सियासी बदले की कार्रवाई बताया। राजस्थान की गहलोत सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री थे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बचना तेरी दादागिरी। और इस बीच ईडी की रेड पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी की इसे रिवेंज पॉलिटिक्स बताया है और कहा है कि सरकारें तो बदलती रहेंगी, जमाना भी बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आएंगे उस दिन क्या होगा, इसका अंदाजा लगा लो। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आप ही सरकार में नहीं हो, सरकारें बदलती रहती है, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपका क्या होगा वो अंदाज कर लो बीजेपी के लोगों। फिर आपने ये कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ हम यही कार्रवाई करेंगे। तो डर तोड़ना लग रहा है, डरते तो तोड़ना है। ये राजस्थान की राजपूताना की धरती है। मेरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है, मुझे इलाज करना आता है सबका। और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के 5 दिन बीत गए, लेकिन आज भी हिंदुओं के जले हुए घरों से धुआं उठ रहा है, चिंगारी उठ रही है। हालात ऐसे हैं कि हिंदू परिवारों के पास खाने के लिए एक दाना नहीं बचा। एक हिंदू परिवार का दावा है कि हिंसा से पहले मौलवी ने माइक से हिंदुओं को टारगेट करने का ऐलान किया था और इसके बाद 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला बोल दिया।
बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। डर की वजह से लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और इसके बाद उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट की। यहां जरा देख लीजिए आप, हिंदुओं के घरों को कैसे आग के हवाले किया गया। लोग अब अपने शरीर पर जख्म के निशान दिखा रहे हैं और बता रहे हैं उस दिन बर्बरता किस हद तक हुई। और अगर आप वहां पर आप जाएं तो हर तरफ आपको ऐसे निशान मिलेंगे जो उस दिन की हिंसा की गवाही दे रहे हैं। और ये दर्द कितना ज्यादा होगा जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा है, दूसरी जगहों पर पहुंचे हैं और कईयों ने अपनों को खो दिया है। मुर्शिदाबाद के बेदबुना गांव में जहां एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरे गांव को जो है खत्म और नष्ट कर दिया गया। आज भी इस गांव के एक हिंदू घर पर जो है आग सुलग रही है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। उनका घर जो है पीछे छूट चुका है, लेकिन इस घर में आज भी आग जो है सुलग रही है। और आप सोचिए, शुक्रवार के दिन जिस तरह से हमला हुआ इन घरों पर और जिस तरह से लूट मचाई गई, जिसका जो मिला, यहाँ तक कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर से लेकर बेड तक को सोने चांदी की चीजें, कैश, तमाम जो चीजें यहाँ पर थी, सबसे पहले वो लूट की गई और बेहद सिस्टमैटिक तौर पे ये पूरी चीज की गई, प्लानिंग के तौर पे किया गया। और जब सब कुछ उन्होंने लूट लिया तब जो है इस घर को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। हम भी एक हिंदू परिवार के घर पर हैं और हर एक हिंदू घर पर जो है इस तरह से दिखता है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है। और इसी तरह से एक एक घर को आइडेंटिफाई कर निशाने पर लेकर जो है उन्होंने लूट मचाई और आग के हवाले किया। इस रूम का जो है छज्जा टूट चुका है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है और आज इतने दिनों के बाद भी जो है आग जो है सुलग रही है। और सबका आरोप ये है कि तृणमूल सरकार ने और पुलिस ने जो है कुछ भी नहीं किया। एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं क्या परिस्थिति है हिंदू परिवारों की। और बेदबुना गांव को जो है बिल्कुल जलकर जो है वो खाक हो चुका है। ऐसे में बच्चू मंडल के घर हम पहुंचे हैं और शनिवार के दिन जो है यहाँ पर हमला हुआ तो उनके घर पर, इसी बेदबुना गांव में उनका घर है। इसके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है। उनके घर पर आगजनी की गई, लूट लिया गया इस घर को। और साथ ही उनकी जो दुकान है वो इसी गांव में है, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दादा, आपके घर पर भी हमला हुआ, आपके दुकान पर भी हमला हुआ, आपके छोटे बच्चे हैं, क्या परिस्थिति थी तब? परिस्थिति खूब ভালো নয়। আমাদের দোকান শুক্রবার দিন সন্ধ্যে 4-5টার সময় লুটপাট করানো হয়েছে বা আগুন লাগানো হয়েছে। আর শনিবারের সকাল থেকে আমাদের গ্রামে হামলা হয়েছে। আমাদের গ্রামে গোটা গ্রামে আগুন টাগুন সব লাগানো হয়েছে, বাড়ি ঘরে যা টাকা পয়সা ছিল सब लूटपाट करानो হয়েছে। दिल दहला देने वाली कहानी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, एक और हिंदू परिवार। और किस तरह से इस गांव में जब पूरा गांव जो है जलकर खाक हो चुका है, तमाम हिंदू घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, तब यहाँ पर देवगन जो है उनके परिवार से बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में जो है एक जमीन बेची थी और उससे जो पैसा आया था आपने वो भी यहाँ पे रखा था, क्योंकि उनकी उनका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो पैसा रखा था। और जब दमगाई यहाँ पर आप पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर बेड से लेकर तमाम चीज जो है वो लेकर तो चले गए और जमीन बेचने के बाद जो पैसे रखे हुए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो भी यहाँ पर लेकर चले गए। दोनों जो है पति पत्नी हमसे फिलहाल बात करेंगे। दादा, क्या माहौल था तब, कितने लोग आए थे? 20-30 लोग आए थे हमारा घर में, जला दिया घर को, अंदर बम फटाया है, तरवाल लिए, छेनी लेके बम लिए, पिस्तौल लिए, चला से तरवाल लिए, चला से আমরা কেমন করে থাকতাম ঘরে, এই ভয়ে পালিয়ে গেছি ঘর ছেড়ে। কিছু সব নিয়ে চলে গেছে, টাকা পয়সা, আমরা কেমন করে থাকবো এখানে? পুলিশের তো কোনো সাহায্য নাই খো, বারবার ফোন করছে কিন্তু পুলিশই আসছে না খো, পুলিশ কোনো সময় আসতে চায় না खो। वक्फ बिल के खिलाफ बिहार में एआईएमआईएम के नेता का विवादास्पद बयान सामने आया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। नए वक्फ कानून पर समुदाय विशेष को भड़काने के लिए अख्तरुल ईमान शब्दों की मर्यादाओं को भी तार तार करते नजर आए। मुसलमानों, किसने हमें किया?
इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर यह रही प्राइम एट 4 में आपके सामने राम मंदिर ट्रस्ट को ईमेल के जरिए मिली है धमकी। ईमेल में लिखा, राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा लो। अयोध्या में साइबर सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये थ्रेट मिला है, राम मंदिर को हम उड़ा देंगे, तुम चाहे इसकी सुरक्षा जितनी बढ़ा लो। हमारे संवाददाता विनोद इस बारे में आपको और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं, बताइए विनोद। देखिए, रविवार की रात को जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र का जो ईमेल आईडी है उस पर एक मेल आया था और ये मेल में राम मंदिर की सुरक्षा को चैलेंज किया गया। कहा गया कि ये मेल भेजने वाला जो शख्स है वो शायद साउथ इंडिया का रहने वाला है। उसकी भाषा जिस तरह की है उस पर उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस के अधिकारी भी बहुत कुछ क्लियर बताने से बच रहे हैं, लेकिन जो धमकी है उसमें कहा गया है कि राम मंदिर की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, इसे उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं जो उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जो ईमेल है उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और भी कई शहरों में, कई जिलों में जो जिला मुख्यालय हैं उनको भी उड़ाने की धमकी मिली है। खासतौर पर बाराबंकी में एक मेल आया जिसमें जिला मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। आज फिरोजाबाद में भी एक ईमेल आया है जिसमें फिरोजाबाद के जो डीएम ऑफिस है उसको उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद से वहां बॉम्ब स्क्वाड की टीमें पहुंची, अधिकारी पहुंचे और पूरे जो परिसर है उसकी जांच की है। तो इस तरह के मेल लगातार आ रहे हैं। अब इस तरह के मेल लगातार आ रहे हैं और ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि पहले कुछ होक्स थ्रेट दी जाएं और उसके बाद इसी की आड़ में कहीं पर कोई ऐसा थ्रेट दिया जाए जिसको शायद प्रशासन उतनी गंभीरता से ना ले और इसी में कोई वारदात कर दी जाए। बहुत धन्यवाद आप